गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की इस मुलाकात में, चर्चा में। आपके साथ सीआईबी एमसीक्यू की सीरीज, कॉन्सेप्ट की सीरीज जो आपको ऑफिसर्स ऑन ट्रैक करके था, उस पे हमने सारे कॉन्सेप्ट को कवर किया था। उस कॉन्सेप्ट सीरीज के बाद मैंने आपसे वादा किया था कि आपसे केस लॉस पर बातचीत की जाएगी और कुछ केस लॉस पर हम लोगों ने बातचीत कर ली। उस केस लॉ के लिए एक नई सीरीज शुरू की गई, केस लॉ सीरीज। इस सीरीज में कुछ केस लॉ पर बातचीत हो चुकी है। पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत जितने केस लॉज हैं उन पर हमारी बातचीत हो चुकी है, चाहे वो रोज वैली का केस हो, चाहे वो हरि नारायण साहब का केस हो, चाहे वो इम्पैक्स गैलेक्सी इम्पैक्स का केस हो, ड्रग रिलेटेड केस हो, अलाउद्दीन शेख साहब का, वो सारी बातचीत हम लोगों ने कर ली है। आज हम एक नए केस लॉ पर डिस्कस करेंगे, वो है लल्लन प्रसाद वर्सेस रहमत अली केस। इस पर हमारी बातचीत होगी। 1966 में सुप्रीम कोर्ट का इस पर डिसीजन आया था। ये केस लॉ है जिस पर आज हमें पूरी बातचीत करनी है। केस लॉ की सीरीज अलग से शुरू करने के पीछे का उद्देश्य ये था, वैसे मैंने आपको कई बार उद्देश्य बताया है, लेकिन हमारा मोटिव यह है केस लॉ को शुरू करने के पीछे, क्योंकि जो आपका जून का पेपर था 2025 लास्ट ईयर जो जून में पेपर हुआ था, उसमें एक केस लॉ पूछ लिया गया था और वो केस लॉ था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से संबंधित। केस लॉ नाम था उसका मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का केस था। ये 1901 का केस था, 1903 में डिसीजन आया था, प्रीवी काउंसिल ने उस पर डिसीजन दिया था। चूंकि वो केस लॉ एग्जामिनेशन में पूछा गया, इसलिए अब उम्मीद है कि केस लॉज भी आपसे एक पूछे जा सकते हैं। तो अब हमारा दायित्व तो ये बन जाता है कि आपके साथ जो इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं उनका डिस्कशन किया जाए। इसी वजह से ये केस लॉ सीरीज शुरू की गई और आज हम जो बातचीत करने वाले हैं जिस केस लॉ पर, वो है लल्लन प्रसाद वर्सेस रहमत अली केस। अब मैं एक एक करके आपको पहले इस केस लॉ पर सारी बातचीत बता देता हूं। पीपीटीज में आपके लिए सारी चीज लिखी गई है, नोट्स पर बाद में जाइएगा, पहले इस केस लॉ को ठीक से समझ लीजिए। और ये भी हम बात कर लेते हैं कि इसमें एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कहां कहां से बन सकते हैं या किस नेचर के प्रश्न बन सकते हैं। वैसे जो मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास का केस था, उसमें केवल यही पूछा गया था कि ये जो केस लॉ है वो किससे संबंधित है। तो वो संबंधित है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, जिसमें माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये मामला उसमें डिसाइड किया गया था। तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से संबंधित था। आज जो हम बातचीत करेंगे वैसा ही क्वेश्चन इस पे भी पूछा जा सकता है। तो मैं क्या क्या आपसे कवर करने वाला हूं। सबसे पहले इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है, मतलब जिस टॉपिक पर है वो टॉपिक क्या है, उस पर भी हमारी बातचीत होगी। फिर देखेंगे ये केस लॉ क्या था, कब ये आया था, कितना अमाउंट इसमें इन्वॉल्व है और डिसीजन क्या आया था, इस पर हमारी पूरी पूरी बातचीत होनी है। तो एक एक करके बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं केस लॉ किससे संबंधित है और आपके बीआरबीएल में अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो कौन से टॉपिक में आपको ये दिखाई देगा। मॉड्यूल बी में लास्ट के 2-3 टॉपिक हैं जो संबंधित हैं आपके जो चार्ज क्रिएशन होता है उससे संबंधित है। टॉपिक का नाम है लॉ रिलेटिंग टू चार्जेस एंड मोड ऑफ चार्जेस। इस नाम से आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में 2 टॉपिक आपको दिखाई देंगे। पार्ट 1 में मॉर्गेज एंड टाइप्स ऑफ मॉर्गेज इन सब की चर्चा की गई है। जब पार्ट 2 में आएंगे, मैं टॉपिक का नाम फिर से ले रहा हूं, लॉ ऑफ चार्जेस एंड लॉ रिलेटिंग टू चार्जेस एंड मोड ऑफ चार्जेस। दूसरा जो पार्ट है इसका, मॉड्यूल बी का सेकेंड लास्ट टॉपिक है ये। दूसरा जो पार्ट है उसमें आपको हाइपोथिकेशन, प्लेज और कुछ आपके राइट्स हैं, जैसे राइट टू लियन हो गया, एप्रोप्रिएशन किसको कहा जाता है, असाइनमेंट क्या होता है, सेट ऑफ क्या होता है, इसके बारे में आपकी बुक में वहां पर उस पर्टिकुलर टॉपिक में चर्चा की गई। इसी टॉपिक में, यहीं पर इसी टॉपिक में एक आपको चीज मिलेगी, यहीं पर आपको देखने को मिलता है ये वाला केस लॉ। और ये केस लॉ संबंधित है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज से। तो प्लेज पर हमारी बातचीत आज होगी। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज से संबंधित है, क्या है इस पर हम पूरी पूरी चर्चा करेंगे। ठीक है जी, इतनी बात। तो पहले समझना हमें होगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज होता क्या है। तो ये प्लेज से संबंधित है, पाउनर और पाउनी के राइट्स क्या हैं उस पर ये बातचीत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डिसीजन दिया था। लेकिन सबसे पहले इस पर्टिकुलर जो केस लॉ है उसका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले समझिए, ये जो केस लॉ है वो प्लेज से संबंधित है। किससे संबंधित है भैया? प्लेज से। तो अगर सबसे पहला सवाल आपसे ये बनता है कि ये लल्लन प्रसाद वर्सेस रहमत अली केस लॉ किससे संबंधित है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज से संबंधित है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज होता क्या है इसको समझते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं एक व्यक्ति है जिनका नाम है, बहुत इत्मीनान से इसको समझिए, मान लेते हैं एक व्यक्ति है जिनका नाम है प्रशांत। ये हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं। एक व्यक्ति है जिनका नाम है प्रशांत और दूसरे व्यक्ति क्या है, एक इंस्टीट्यूशन ले लेते हैं, यानी बैंक को ले लेते हैं। दूसरी पार्टी हमारे पास बैंक या एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अब प्रशांत ने क्या किया, बैंक के पास प्रशांत जी एक ऋण के लिए गए और बैंक से इन्होंने कहा कि साहब हमें एक ऋण चाहिए। बैंक ने कहा हम आपको लोन दे देंगे, लेकिन उसके बदले, मैं एकदम सामान्य भाषा में आपसे बातचीत कर रहा हूं, किताबी भाषा से दूर, उसके बदले आप अगर हमारे फेवर में कुछ रखेंगे, हमें कुछ देंगे, तभी हम उसके बदले आपको ऋण दे सकते हैं। यानी एक सिक्योरिटी हम आपसे लेंगे, उसके बदले में आपको ऋण देंगे। आप लोगों को ये बात पता है कि भैया जब भी कोई बोरोवर बैंक से ऋण लेता है तो वो अपनी प्रॉपर्टी पर बोरोवर के फेवर में एक जो है इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है या एक राइट क्रिएट किया जाता है। इसे ही हम चार्ज कहते हैं।
यानी अगर मैं बैंक से लोन लेने गया तो मैं अपनी प्रॉपर्टी पर बैंक के फेवर में एक राइट क्रिएट करूंगा, एक इंटरेस्ट क्रिएट करूंगा, एक लियन क्रिएट करूंगा, एक अधिकार क्रिएट करूंगा, और यही इंटरेस्ट कहलाता है चार्ज। अब ये अधिकार होता क्या है? ये अधिकार यानी ये चार्ज, ये इंटरेस्ट का मतलब होता है कि साहब अगर मैं लोन रीपे नहीं कर पाया तो आप इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी को बेच के अपने लोन की रिकवरी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ये अधिकार में बैंक के फेवर में, बोरोवर बैंक के फेवर में क्रिएट करता है और इसी राइट को हम कहते हैं चार्ज। अब अगर ये चार्ज क्रिएट किया गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी पर, जैसे मैंने अपनी प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, अपनी लैंड, बिल्डिंग, इन सब के बदले अगर मैंने बैंक से कोई लोन लिया और इस प्रॉपर्टी पर बैंक के फेवर में राइट क्रिएट किया यानी चार्ज क्रिएट किया, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पर यदि चार्ज क्रिएट होता है तो उसे हम कहते हैं मॉर्टगेज। क्लियर है? अब अगर ये चार्ज किसी मूवेबल प्रॉपर्टी पर क्रिएट होता है तो इसे हम कहते हैं या तो हाइपोथिकेशन या तो प्लेज। अब मूवेबल प्रॉपर्टी पर दोनों लगते हैं, हाइपोथिकेशन भी लगता है और प्लेज भी लगता है, लेकिन अब ये इस बात पर निर्भर करता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी किस प्रकार की है और किस प्रकार का ऋण दिया जा रहा है, उस आधार पर यह तय होगा कि हाइपोथिकेशन लगेगा या प्लेज लगेगा। क्लियर हो गई इतनी बात भैया? हाइपोथिकेशन अमूमन उन मूवेबल प्रॉपर्टी पर लगता है जो मूवेबल प्रॉपर्टी बैंक अपने पास गिरवी रख नहीं सकते हैं, उनको ग्राहक के पास ही रखना होता है, इसलिए उस पर जो चार्ज क्रिएट होता है वो हाइपोथिकेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि जैसे मान लेते हैं आपने कार लोन लिया, आपने लोन लेकर एक कार परचेज की। अब अगर आप लोन रीपे नहीं कर पाओगे तो आपने उस कार पर ही लोन लिया है, तो कार बैंक क्या करता है, आपसे ले लेता है और कार को बेचकर अपने लोन की रिकवरी करता है। कार कैसी प्रॉपर्टी है? मूवेबल प्रॉपर्टी है। क्या कार पर लोन लेके आप कार बैंक के पास रख दोगे? अगर आप बैंक के पास वो कार रखेंगे फिर आपने लोन क्यों लिया? आप कार खरीद ही क्यों रहे हैं? तो बैंक के पास तो कार रखा नहीं जा सकता, बैंक अपने पास उस गाड़ी को रख नहीं सकता, तो बैंक क्या करता है, उस मूवेबल प्रॉपर्टी पर यानी उस कार पर जो चार्ज क्रिएट करवाता है, यानी आप बैंक के फेवर में जो चार्ज क्रिएट करते हैं उसको हाइपोथिकेशन कहा जाता है। इसीलिए जब आप कार जो है लोन वगैरह पर लेते हैं तो आपके आरसी पर लिखा होता है ये हाइपोथिकेटेड है, तो वो हाइपोथिकेशन कहलाता है। अब प्लेज का भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे गोल्ड लोन। क्लियर है? प्लेज में क्या होता है कि जो वस्तु का पोजीशन होता है वो चला जाता है लेंडर के पास। जैसे जब आप अपनी ज्वेलरी पर गोल्ड लोन लेते हैं तो आप ज्वेलरी बैंक के पास रख देते हो और उस पर बैंक आपको लोन दे देता है। तो इस ज्वेलरी कैसी? गोल्ड क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी। इस मूवेबल प्रॉपर्टी पर आपने बैंक के फेवर में एक चार्ज क्रिएट किया है, भैया अगर मैं अपना लोन रीपे ना कर पाया तो आप इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को बेचकर अपने लोन की रिकवरी करिएगा। चूंकि ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, बैंक के पास पोजीशन रखा हुआ है, तो इस पर जो चार्ज क्रिएट हुआ है उसे ही हम कहते हैं प्लेज। यानी प्लेज एक प्रकार का चार्ज होता है जो क्रिएट किया जाता है किसी मूवेबल प्रॉपर्टी पर बैंक के फेवर में। क्या करने के लिए? किसी लोन के रीपेमेंट को सिक्योर करने के लिए, कि अगर मैं आपका लोन रीपेमेंट नहीं कर पाया तो आप इस गोल्ड ज्वेलरी को बेचिएगा और अपने लोन की रिकवरी कर लीजिएगा। तो मैंने यहां पर प्लेज क्यों क्रिएट किया है? ताकि मैं लोन के रीपेमेंट को सिक्योर कर पाऊं। मैंने बैंक को सिक्योर कर दिया कि भैया ये सोना आपके पास रख तो रहा हूं, इस पे आपके फेवर में प्लेज क्रिएट हो तो रहा है, अगर मैं नहीं लोन रीपे कर पाया तो आप बेच दीजिएगा, अपने लोन की रिकवरी करिएगा। तो जब हम किसी मूवेबल प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट करते हैं जिसके पीछे उद्देश्य यह होता है कि हम अपने लोन के रीपेमेंट को सिक्योर कर रहे हो, तो ऐसे चार्ज को हम कहते हैं प्लेज। अब एक एक बात को यहां पर ध्यान से समझिएगा। तो प्रशांत जी ने क्या किया, अपने मूवेबल प्रॉपर्टी पर, प्रशांत जी ने क्या किया भैया, अपने मूवेबल प्रॉपर्टी पर बैंक के फेवर में एक चार्ज क्रिएट किया, और यह चार्ज चूंकि मूवेबल प्रॉपर्टी पर है इसीलिए चार्ज क्या कहलाएगा? प्लेज कहलाएगा, जिसके बदले बैंक ने प्रशांत को क्या किया, एक सर्टेन अमाउंट का लोन दे दिया। अब इस लोन को लेने के लिए ही प्रशांत ने क्या किया था, अपनी इस प्रॉपर्टी को बैंक के पास रखा था। बैंक के पास इस प्रॉपर्टी का क्या चला जाएगा? पोजीशन। बैंक इसको अपने पास रख लेगा और तब तक रखने का अधिकार है उसके पास, तब तक इसको रिटेन करने का अधिकार है जब तक कि उसका लोन जो है पूरा रीपे नहीं हो जाता है। अभी हम लल्लन प्रसाद वर्सेस रहमत अली केस की बात नहीं कर रहे। जिस एक्ट के लिए वो केस लॉ जाना जाता है, जिस मामले के लिए वो केस लॉ जाना जाता है, अभी हम उस पर बातचीत कर रहे हैं। ठीक हो गई जितनी बात? तो पोजीशन बैंक के पास चला जाएगा, इसके बदले बैंक ने लोन दे दिया। प्रशांत जी जो कि यहां बोरोवर हैं, उन्होंने अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी पर जो चार्ज क्रिएट किया वो प्लेज कहलाएगा। बैंक इस प्रॉपर्टी का पोजीशन तब तक अपने पास रख सकता है, उसके पास अधिकार है, जब तक कि प्रशांत जी पूरा लोन इन्हें वापस नहीं कर देते। तो अब मुझे बताओ, ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी बैंक के पास रखी गई, उसका पोजीशन बैंक को दिया गया, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य यही है कि मैं अपने लोन के रीपेमेंट को सिक्योर कर रहा हूं, इसलिए इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बना
वो कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज आपको मिलता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 172 से शुरू हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गई? तो देखा जाए मोटे मोटे तौर पर ये भी जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत ही आता है, ये प्लेज से संबंधित है। अब यहां पर जो उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं यानी जो ओनर हैं यानी जो प्रशांत हैं, ये यहां पर कहलाते हैं पाउनर, ये क्या कहलाएंगे, और ये यहां पर जिनके पास ये प्रॉपर्टी का पोजीशन गया यानी यहां पर बैंक, वो क्या कहलाएगा भैया? पाउनी कहलाएगा। पाउनी और पाउनर याद रखिएगा, क्योंकि अभी इस केस लॉ में बहुत सारी चीजें आपको सुनने को मिलेंगी। अब यहां पर इस केस लॉ में जो लोन देने वाला व्यक्ति है वो लल्लन प्रसाद हैं, और जो लोन लेने वाले व्यक्ति हैं वो रहमत अली हैं। क्लियर हो गई? अब ये पूरा आपने कोर कॉन्सेप्ट समझ लिया। पाउनर कौन होता है? जो बेसिकली प्रॉपर्टी का ओनर है, जिसने अपनी प्रॉपर्टी का पोजीशन दिया है बैंक को। बैंक यहां पर क्या कहलाएगा? पाउनी कहलाता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। जो वस्तु रखी गई इसको प्लेज्ड गुड्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्लेज गुड्स बोलते हैं। अब आते हैं रहमत अली लल्लन प्रसाद वाले केस पर। पहले में इस केस लॉ का ये पूरी बात क्लियर है। अब यहां पर हमारे पास दो व्यक्ति हैं, एक है आपके लल्लन प्रसाद जी, लल्लन प्रसाद, और दूसरे हैं आपके रहमत अली, रहमत अली, दूसरे रहमत अली। अब लल्लन प्रसाद ने 20,000 का लोन दिया था रहमत अली को। एक एक बात को ध्यान से सुनते चलिएगा, पहले पूरा केस लॉ समझ लीजिएगा। लल्लन प्रसाद ने 20,000 का लोन दिया रहमत अली को, यानी इस केस लॉ में लेंडर कौन है? रहमत अली है, और सॉरी लल्लन प्रसाद है, और बोरोवर कौन है? रहमत अली है। क्लियर हो गई इतनी बात बाबू? तो लल्लन प्रसाद ने 20,000 का लोन दिया रहमत अली को। रहमत अली ने इसके बदले लल्लन प्रसाद को एरो जो स्क्रैप होता है, मतलब जो हवाई जहाज का स्क्रैप होता है, ये यही इलाहाबाद बमरौली का ही मामला है ये। तो लल्लन प्रसाद ने क्या कहा? इसने रहमत अली ने कहा कि भैया आप हमें 20,000 का लोन दे दो, उसके बदले हम आपको एरो स्क्रैप दे देते हैं, मतलब जो हवाई जहाजों का जो स्क्रैप होता है उसको गिरवी रखा गया। लगभग 147 टन का जो स्क्रैप था वो रहमत अली ने लल्लन प्रसाद के फेवर में चार्ज क्रिएट कर दिया, मतलब उसको गिरवी दे दिया। ध्यान से एक बात को समझिएगा, यानी रहमत अली ने लोन ऐसे नहीं लिया, रहमत अली ने वो स्क्रैप लल्लन प्रसाद को दिया जो लगभग 147 टन का स्क्रैप था, जिसकी कीमत उस समय लगभग 3,500 के आसपास की थी। उसको गिरवी रख दिया और गिरवी रख के 20,000 का लोन ले लिया। क्लियर हो गया? तो यहां पर अब ये जो ओनर है उस स्क्रैप के, वो कौन है? रहमत अली है। तो रहमत अली हो गए पाउनर और लल्लन प्रसाद हो गए पाउनी। जिसने लोन दिया है वो पाउनी कहला रहा है, क्योंकि उसके पास वो स्क्रैप का चार्ज गया हुआ है। क्लियर हो गया? अब इस लोन के समय क्या किया गया था? एक प्रॉमिसरी नोट साइन किया गया था। ठीक है? प्रॉमिसरी नोट किसमें आता है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत आता है। प्रॉमिसरी नोट एक शपथ पत्र या एक प्रतिज्ञा पत्र होता है, जिसमें प्रॉमिसर यानी जो प्रॉमिसरी नोट को लिख रहा है वो शपथ देता है कि भैया एक सर्टेन डेट पर मैं आपको ये सर्टेन अमाउंट वापस कर दूंगा। ये जो प्रतिज्ञा पत्र होता है इसको हम प्रॉमिसरी नोट कहते हैं। इसे डिफाइन किया गया है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 4 के अंतर्गत। सेक्शन 4 में प्रॉमिसरी नोट, सेक्शन 5 में बिल ऑफ एक्सचेंज और सेक्शन 6 में चेक है। तो एक प्रॉमिसरी नोट साइन किया गया, और उस प्रॉमिसरी नोट के साथ साथ ये जो आपका एरोस्क्रेप है रहमत अली साहब ने ये भी रख दिया था गिरवी के रूप में। क्या है? गिरवी के रूप में रख दिया। अब हुआ क्या थोड़े समय के बाद? अच्छा, इसमें हुआ क्या था? मामला ये था कि ये जो स्क्रैप है वो असल में वायदा तो ये किया गया था कि ये स्क्रैप लल्लन प्रसाद के घर पर डिलीवर किया जाएगा। क्लियर है? जो स्क्रैप है 146 से 147 टन का स्क्रैप, वो लल्लन प्रसाद के घर पर डिलीवर किया जाएगा। लेकिन लल्लन प्रसाद के घर पर इसको डिलीवर ना करके बमरौली एयरपोर्ट जो कि इलाहाबाद में, वहीं से ये स्क्रैप खरीदा था इन्होंने। जब भी इन्होंने खरीदा होगा उन्होंने क्या किया, वहीं उसी के आसपास कहीं थोड़ी सी जमीन लेके वहीं पर रख दिया और कहा कि भैया इस पर हमको आप 20,000 रुपए का लोन दे दीजिए। आगे चल के लल्लन प्रसाद ये आर्ग्यूमेंट भी करते हैं, भैया मुझे स्क्रैप आपने दिया ही नहीं है। क्लियर होगी इतनी बात भैया? खैर वो बात की बात है। अब केस क्या पहुंचा इसको समझते हैं। ये मामला समझ में आ गया। अब केस ये हुआ कि लल्लन प्रसाद जो कि यहां पर लेंडर थे, जिन्होंने 20,000 रुपए का उधार दिया था, वो पहुंच जाते हैं कोर्ट। अब देखिए कोर्ट पहुंचे तो ये कौन होगा? ये एप्लीकेंट होंगे। ध्यान से समझिएगा, ये एप्लीकेंट होंगे, ये रिस्पोंडेंट होंगे। अभी लल्लन प्रसाद कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट में इन्होंने कहा कि हमारा 20,000 रुपया वापस करो हमें। इन्होंने कोर्ट के माध्यम से, और अभी इन्होंने देखिए होता क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में, जब आप पूरा पैसा वापस कर देते हैं तो बैंक यानी जिस पाउनी है वो आपकी वस्तु को वापस कर देता है, रिटर्न कर देता है। ये लॉ है। क्लियर हो गई इतनी बात भैया? यानी जब प्रशांत जी से पूरा लोन वापस कर देंगे तो ये जो प्लेज की गई वस्तु है इन्हें वापस कर देगा। जब तक लोन वापस नहीं होता तब तक इनके पास अधिकार है कि उस वस्तु को अपने पास रोक कर रख सकते हैं, और ये भी अधिकार है कि इनको एक ड्यू नोटिस देकर
ये इसे बेच भी सकते हैं, यानी अगर लोन मेरा वापस नहीं आप कर रहे हो तो मैं आपको नोटिस देकर उस वस्तु को बेच सकता हूं, यानी पाउनी के पास उस प्लेस की गई वस्तु को बेचने का भी अधिकार होता है। खैर, रहमत अली चले गए कोर्ट के पास और रहमत अली कोर्ट ने सिविल कोर्ट में गए, इन्होंने कहा कि भैया हमारा लोन वापस करें। लल्लन प्रसाद वहां पर बन गए रिस्पोंडेंट, रहमत अली रिस्पॉन्सिबल बन गए और लल्लन प्रसाद एप्लीकेंट बन गए, यानी इन्होंने अपील किया कि भैया हमारा 20,000 रुपया हमें वापस कर दीजिए। लल्लन प्रसाद ने जब ये अपील की, वहां पर अपील दायर की, तो रहमत अली ने आर्ग्यू किया कि भैया ये हमारा स्क्रैप दे दे, हम इनको पैसा वापस कर देंगे। और लल्लन प्रसाद इस सिचुएशन में नहीं थे कि वो स्क्रैप वापस कर पाए। अब ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया 1966 का ये डिसीजन है, आपको ऑल इंडिया रिकॉर्ड 1967 में मिल जाएगा ये केस लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि भैया क्या नाम है, ये आप जो लल्लन प्रसाद जी, आप जो ये पैसा मांग रहे हैं बिल्कुल उचित, आप अपना पैसा मांगे, लेकिन आप मांगने का अधिकार तब रखते हैं जब आप प्लेज की गई वस्तु को वापस देने की पोजीशन में हैं। अगर आप वस्तु को वापस देने की पोजीशन में नहीं है तो फिर उधार मांगने की स्थिति में नहीं है। क्लियर हो गई इतनी बात? आपको वस्तु ने वापस करनी पड़ेगी, आप उस पोजीशन में है नहीं। ध्यान से की बात को समझिएगा। यानी जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है तो वहां पर जो जीत होती है वो रहमत अली साहब की हो जाती है। तो कुल मिला के मामला ये है कि भैया अगर आप उस पोजीशन में नहीं है तो फिर आप उधार के लिए जो है यहां पर अपील नहीं कर सकते। ठीक होगी जितनी बात। तो जब आप उस पोजीशन में नहीं तो उधार आपको नहीं वापस नहीं आप ले सकते हैं। आपको उस पोजीशन में होना पड़ेगा ताकि जो प्लेज की गई वस्तु है वह आप उसे वापस कर सके। अब क्लियर हो गई इतनी बातें? ये है पूरा केस लॉ। यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही थी कि आपके पास लल्लन प्रसाद के पास दो अधिकार हैं। पहला अधिकार तो यह है कि वो अपने पास उस वस्तु को रोक कर रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप अपने पास वस्तु को रोक कर रखते हुए मुकदमा नहीं दायर कर सकते, लेकिन आपको वापस करने की पोजीशन होनी चाहिए। तो आपके पास ये अधिकार, आप उस वस्तु को रोक कर रखिए जब तक आपका उधार वापस नहीं मिल जाता, या आप ड्यू नोटिस देकर उस वस्तु को बेच सकते हैं कि भैया आप मेरा उधार नहीं दे रहे हो, मैं आपको नोटिस देकर उस वस्तु को बेच रहा हूं, अपने लोन की रिकवरी कर रहा हूं, आप ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वस्तु को वापस करने की पोजीशन में नहीं तो आप रिकवरी नहीं कर सकते हैं फिर पैसे की। ठीक होगी जितनी बात? अब ये पूरा केस अगर आपने समझ लिया है, पढ़ लिया है, तो यहां पर ध्यान से समझिएगा। अब मैं पहले एक एक बात को आपको पढ़ते चलता हूं आपके लिए। पहले मैं पूरा केस आपको समझा दिया है। द केस ऑफ रहमत अली वर्सेस लल्लन प्रसाद is an important judicial decision in Indian banking and contract law, particularly dealing with the principle governing pledge and right of pawnee under of the Indian Contract Act 1872. In this case, the dispute arose when goods were pledged as security for a loan. ये कब आया मामला? जब आपने गुड्स को प्लेज के रूप में रखा था लोन के सिक्योरिटी के लिए, बट द पाउनी creditor failed to return the pledged goods upon repayment and instead पाउनी क्या हो गया भैया? यहां पर पाउनी कौन है? जिसके पास वो वस्तु गई है। लेंडर पाउनी होता है, जैसे यहां पर लेंडर क्या है भैया? पाउनी है। वैसे लल्लन प्रसाद क्या है? यहां पर पाउनी है। तो पाउनी क्या है भैया? फेल हो गया उस वस्तु को वापस करने में। क्या है? बट द पाउनी यानी जो क्रेडिटर है फेल्ड टू रिटर्न द प्लेज गुड्स अपॉन रीपेमेंट एंड इंस्टेड सोट टू रिकवर द लोन अमाउंट थ्रू लीगल एक्शन। वो उस पोजीशन में नहीं कि वस्तु को वापस कर सके और अपना लोन रिकवर करना चाह रहे हैं लीगल एक्शन के थ्रू। द कोर इशू बिफोर द कोर्ट वाज वेदर अ पाउनी कैन बोथ रिटेन द प्लेज गुड्स एंड साइमल्टेनियसली sue for the debt without returning or offering to return the security। अब कोर्ट के सामने ये मामला बेसिकली क्या आया था? क्या पावनी के पास ये दोनों अधिकार एक साथ हैं कि वस्तु को भी अपने पास रख सकता है और साथ ही साथ वो अपना पैसा वापस मांगने के लिए लोन वापस मांगने के लिए जो है मुकदमा भी दायर कर सकता है, वस्तु भी अपने पास रख रहा है, साथ ही साथ वो जो है बिना वस्तु को रिटर्न किए लोन को रिकवर करने के लिए मुकदमा भी दायर कर रहा है। ये था पूरा केस लॉ। अब यहां पर एक एक पॉइंट वाइज मैंने सारी बातें लिखी। देखिए इशू क्या था? वेयर अ पाउनी कैन फाइल अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ डेट इफ ही हैज लॉस्ट द प्लेज गुड्स। क्या पाउनी जो है सूट फाइल कर सकता है अपने लोन की रिकवरी के लिए तब जब वो जो प्लेज गुड्स है उसको खो चुका है या वो उस पोजीशन में नहीं है कि उस वस्तु को वापस कर सकता है। तो क्या वो मुकदमा दायर कर सकता है? फैक्ट क्या था इस केस का? ऑन जनवरी 10th 1946 लल्लन प्रसाद गिव अ लोन 20,000 टू रहमत अली। है ना, लल्लन प्रसाद ने 20,000 रुपए का लोन दिया था किसको भैया? रहमत अली को। एज सिक्योरिटी रहमत अली प्लेज 147 टन ऑफ एरो स्क्रैप, यानी जो हवाई जहाज का मलबा वगैरह होता है, एरोस्क्रिप 147 टन सिक्योरिटी के रूप में रखा गया। ऑन डिफॉल्ट इन रीपेमेंट, जब रहमत अली साहब पैसा वापस नहीं कर पाए, लल्लन प्रसाद फाइल्ड अ सूट टू रिकवर द लोन अमाउंट। लल्लन प्रसाद ने एक सिविल सूट फाइल किया था लोन की रिकवरी के लिए। आर्ग्यूमेंट क्या किया पाउनर ने? पाउनर यानी जो मालिक था रहमत अली ने कहा द पाउनी यानी लल्लन प्रसाद हैड लॉस्ट और वाज नॉट इन पोजीशन टू रिटर्न द प्लेज गुड्स।
लल्लन प्रसाद या तो उनके पास वस्तु है नहीं, या तो वो इस पोजीशन में नहीं है कि मेरी वस्तु वापस कर सके, इन्होंने आर्ग्यू किया। देयरफॉर ही शुड नॉट बी ग्रांटेड टू डिग्री फॉर रिकवरी ऑफ मनी, इसलिए भैया लल्लन प्रसाद को रिकवरी की डिग्री नहीं मिलनी चाहिए थी। ठीक हो गया। जजमेंट ऑफ द कोर्ट का क्या जजमेंट आया? अ पाउनी हैज द राइट टू फाइल अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ डेट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पाउनी के पास वैसे अधिकार है कि अपनी रिकवरी के लिए वो सूट फाइल कर सकते हैं, यद्यप दिस राइट इज कंडीशनल, लेकिन ये अधिकार कंडीशनल है। द पाउनी मस्ट बी रेडी एंड एबल टू रिटर्न द प्लेज गुड्स व्हेन द पाउनर रीपे द डेट। क्या कंडीशन है कि पाउनी को भैया रेडी होना चाहिए या इस योग्य होना चाहिए कि जो प्लेज गुड्स थी, यानी जो वस्तु आपके पास रखी गई थी, वो उनको रिटर्न करने की स्थिति में होनी चाहिए जब पाउनर उसे लोन वापस कर दे। चलो आपने सूट फाइल कर दिया, हमने आपके फेवर में डिक्री दे दिया कि जाओ अपने लोन की रिकवरी करो, लेकिन आप उस पोजीशन में ही नहीं हो कि आप प्लेज गुड्स यानी जो 147 टन स्क्रैप आपने अपने पास रखा है, अगर आप वो वापस करने की स्थिति में नहीं हो तो फिर आप रिकवरी भी नहीं कर सकते हैं। पाउनी को उस कंडीशन में होना जरूरी होता है भैया। ये था मामला आपका पूरा। ये आपको ऑल इंडिया रिकॉर्ड 1967 में मिल जाएगा, अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन इस पर आया था। ये है पूरा रहमत अली साहब का पूरा विधिवत केस। क्लियर हो गया? तो रहमत अली लल्लन प्रसाद में समझ में आ गया। लल्लन प्रसाद ने लोन दिया था रहमत अली को, लल्लन प्रसाद पाउनी, रहमत अली पाउनर थे क्योंकि वो स्क्रैप के मालिक थे, उन्होंने अपना स्क्रैप एज ए सिक्योरिटी रखा। लल्लन प्रसाद चले गए कोर्ट कि भैया हमारा रुपया वापस करो। रहमत अली ने कहा कि ये स्क्रैप वापस करने की स्थिति में नहीं है तो इनको आप डिक्री मत दीजिए भैया। अब वो चला गया मामला सुप्रीम कोर्ट ने रहमत अली के जो है पक्ष में, यानी जो रिस्पोंडेंट थे उनके पक्ष में डिसीजन दिया। पहले मुकदमे पे, पहले स्टेप पे तो लल्लन प्रसाद मुकदमा जीतते हैं, रहमत अली आगे जाते हैं, तो रिस्पोंडेंट जो होते हैं फिर उनके हाथ में ही मुकदमा दिया जाता है कि नहीं साहब, अगर आप इस पोजीशन में ही नहीं है कि आप उस प्लेज गुड्स को वापस कर पाए तो आप रिकवरी के लिए फिर नहीं कर सकते हैं। क्लियर है इतने? हाँ, अगर आपके पास, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बात क्लियरली कहा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि आप मुकदमा कर सकते हैं, आप बिल्कुल मुकदमा कर सकते हैं, लेकिन आप उस स्थिति में हो जब आप उसके प्लेज गुड्स वापस कर सके। बात नंबर 1। बात नंबर 2, आप जब तक चाहें, जब तक आपका लोन वापस नहीं हो रहा है तब तक आप उस वस्तु को अपने पास रोक सकते हैं, और ड्यू नोटिस देकर, एक नोटिस देकर आप पाउनर को उसकी वस्तु को बेच सकते हैं, लेकिन इन सब के लिए आपके पास वो वस्तु होनी चाहिए। तो ये था भैया पूरा रहमत अली वर्सेस लल्लन प्रसाद वर्सेस रहमत अली का केस। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं, मैं आगे आपके साथ और भी केस लॉस डिस्कस करता चलूंगा, बहुत इत्मीनान से आप सुनते चलिएगा। आप सभी के लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि 25 मार्च से आपके लिए सीआईबी के सारे ही बैचेस पर, चाहे वो महापैक हो, कोई भी महापैक हो, चाहे वो 3 मंथ्स हो, 6 मंथ हो, या 3 मंथ कह रहा हूँ, 6 मंथ का सबसे कम जो महापैक की वैलिडिटी वो 6 मंथ की है, 6 मंथ हो, 12 मंथ हो या 24 मंथ हो, सारी ही महापैक, सारी लाइव बैचेस पर 85% तक का डिस्काउंट आपको ऑफर किया जा रहा है। क्लियर है? अप टू 85% तक का डिस्काउंट आपको ऑफर किया जा रहा है। इसकी लास्ट डेट है भैया 31 मार्च, तो अभी आपके पास समय है। इस वजह से सारी फीस आपकी कम हो चुकी है। ये पहले इसकी जो फीस हुआ करती थी, मुझे लगता है शायद लगभग 2999 के आसपास की फीस थी, जो कम होकर 2499 अब हो गई है। सारी ही बैचेस की फीस कम हो चुकी है। सीआईबी एमसीक्यू बैच, इसकी शुरुआत 24 मार्च से हो चुकी है, बिल्कुल न्यू बैच है, इसे आप जरूर ज्वाइन करिए। एमसीक्यू के थ्रू पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया जा रहा है। इस पर भी आपको 85% तक का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है, इस पर भी आपको ये लाभ मिलेगा। कुछ और आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। क्यूआर कोड स्कैन करने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप टेलीग्राम पर सिंपली सर्च करें आशीष सर जेआईबी सीआईबी एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं मित्रों। अब नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर वापस मुलाकात होगी, एक नए केस लॉ पर हमारी बातचीत होगी। ये केस लॉ किससे संबंधित है? एक तो अमाउंट इसमें याद कर लीजिएगा, कितना अमाउंट था, पाउनर कौन है, पाउनी कौन है, ध्यान रखिए, पाउनर रहमत अली है, पाउनी लल्लन प्रसाद है, जिन्होंने ऋण दिया है वो पाउनी है। क्लियर है? दूसरी बात, ये किससे संबंधित है? ये प्लेज से संबंधित है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज से संबंधित केस था। ठीक हो गई जितनी बात? चलिए आज के लिए इतने, बहुत बहुत धन्यवाद।